आजकल के हालात देखते हैं तो हमारे जो लोग हैं वो इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि वो लोग अब स्मोक को फॉग समझते हैं, जिसकी वजह से वो मास्क ही नहीं पहनते। स्मोक दो अल्फाज का ये मजमुआ है। वन इज स्मोक मीन धुआं, सेकंड इज फॉग जो कि हम सारे देखते थे धुआं। मेजर सिटी में मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कर रही है। ऑलमोस्ट अराउंड 80% जो है ये जो हमारी कार्स हैं इनका ये धुआं इसमें शामिल हो। ये स्किन कैंसर का बायस भी बन सकती है, ये आइस इरिटेशन का बायस बनती है, लंग्स में जाती है, जो हमारी हवा की थैलियां हैं उसके अंदर उसको ये डैमेज करती है, ये हार्ट अटैक का बायस बनती है, ये प्रेग्नेंट फीमेल में प्री मेच्योर डिलीवरी का बायस बनती है, बच्चों में मेमोरी इंपेयरमेंट का बायस बनती है, बुजुर्गों में अर्ली डेमेंशिया का बायस बनती है। आपको क्या लगता है कि लंग्स कैंसर जो है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मेन रीजन। नो अदर थॉट। स्मोकिंग एंड स्मोकिंग एंड स्मोकिंग। सिगरेट से हमारे पास हमेशा स्टेज 3 या 4 में पहुंचता है। इससे पहले तो हमने पेशेंट देखे ही नहीं बदकिस्मती से। आजकल अगर देखा जाए तो ई सिगरेट्स, वेपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज किया जा रहा है इसे। वेपिंग भी हार्मफुल है, इससे भी लंग कैंसर होता है, इससे बच्चों की मेमोरी डिस्टर्ब होती है। कुछ लोग होते हैं जो वेपिंग को छोड़ के, स्मोकिंग को छोड़ के। निकोटीन पाउच जो है इसमें क्या है, निकोटीन है। ये 4 mg, 6 mg, 10 mg, 12 mg, 14 mg, 15 mg तक एग्जिस्ट करती है। अगर सिगरेट में से एक इंग्रेडिएंट निकाल दे तो वो क्या होता है? वो तो निकोटीन ही है। तो अगर वो इसमें डालेंगे जो कि एडिक्टिव है तो फिर वही कैस्केड शुरू होगा, वही एडिक्शन होगी। जो बच्चा 2 mg से शुरू कर रहा है वो कुछ अरसे बाद 4 mg पे होगा, फिर 6 mg पे होगा और फिर वो आइस पे होगा। इसका जो इस्तेमाल है हमारे बच्चों में वो कई गुना बढ़ चुका है और ये तादाद लाखों तक जा चुका है। एज अ पेरेंट ये समझना है कि निकोटीन पाउच, वेपिंग, ई सिगरेट ये सिगरेट ही की रिप्लेसमेंट है, ये सिगरेट फ्री नहीं आपको कर सकती। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर इरफान मलिक मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या स्मोक हमारे लंग्स को दीमक की तरह खा रही है, वेपिंग हमारे लिए कितना जानलेवा साबित हो सकता है और क्या निकोटीन पाउच हमारा हार्ट फेलियर का बायस बन सकती है। ये सब जानने के लिए आज का पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। आप सुनाइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि स्मोक जो है वो किन गैसेस से मिलके बनती है, क्योंकि अगर हम लोग आजकल के हालात देखते हैं तो हमारे जो लोग हैं वो इतने यूज टू हो गए हैं कि वो लोग अब स्मोक को फॉग समझते हैं, जिसकी वजह से वो मास्क ही नहीं पहनते। तो मुझे ये बताएं, मास्क पहनना कितना इंपॉर्टेंट है और स्मोक किन गैसेस से मिलके बनी है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि थोड़ा-सा मैं इससे डिसएग्री करूँगा कि अब हमें आइडिया हो गया है कि स्मोक क्या है हमारी पब्लिक को। लेकिन मास्क ना पहनना ये एक और माइंडसेट है जिसको मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। देखिए, स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 वर्ड्स, 2 अल्फाज का ये मजमूआ है। वन इज़ स्मोक मीन धुआँ एंड सेकंड इज़ फॉग जो कि हम सारे देखते थे धुंध। इन दोनों को कॉम्बिनेशन से स्मोक बनती है। और ये एक और मैं आपके लिए शायद हैरानकुन बात ये हो कि ये शायद हमें इस वक़्त नज़र आती है स्मोक, हम्म। ये जो मौसम है, जो हमारा 5वां मौसम है। लेकिन ये हमारे लाहौर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ऑलमोस्ट 250 डेज़ एग्ज़िस्ट करता है। तो वो हमें ओके। क्योंकि उस वक़्त ये फैक्टर इसके साथ ऐड नहीं होते कि ये विज़िबल होता है, तो ये इनविज़िबल किलर इसके अलावा भी हमारे जो हमारे शहर हैं उसमें ये मौजूद रहता है। ठीक है? तो इसमें ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ये आता कैसे है, ये एक लंबी डिबेट है। बट हमारा कंसेंसस एज़ फार एज़ स्टैटिस्टिक्स इज़ कंसर्न कि मेजर सिटी में मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 80% जो है ये जो हमारी कार्स हैं इनका ये धुआं इसमें शामिल, गाड़ियाँ भी हैं, बाइक्स भी हैं ओके। और जो है और जो भी व्हीकल्स हैं चिंची बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं, ये इसमें मेजर रोल प्ले करती हैं। ये 10 to 15% हमारी इंडस्ट्री का रोल है, जो कि अब रिलेटिवली अल्हम्दुलिल्लाह उस पे काफ़ी कंट्रोल किया जा रहा है इस वक़्त जो हमारे हालात चल रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर वैसे बात की जाए एशियन साइड की, तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जैसे आपने कहा कि लाहौर में सबसे ज़्यादा इसको पाया जाता है। तो वैसे तो आपने कहा है कि ये हमारे पास सर्दियों के अलावा भी होती है, लेकिन सर्दियों में ही क्यों भर जाती है ये? दी वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज सडनली जब वेदर चेंज होता है तो जो वार्म एयर है वो ट्रैप कर जाती है और वो ओह! सतह से थोड़ी करीब आ जाती है और वो विजिबल हो जाती है। ठीक है। ठीक है, और प्लस कुछ ये जो हमारा एरिया ऐसा है जहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जो हवा की स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है, तो हम इसमें स्टक हो जाते हैं। ये एक रीज़न है कि ये मोर विजिबल हमें हो जाती है।
बट अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि ये इनविजिबल किलर थ्रू आउट द ईयर कभी ना कभी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ये नहीं है कि हम कभी भी फ्री हो जाते हैं स्मोक से इन मेजर ठीक सिटीज। है, तो ये हमारी हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट करती है? क्या जो स्मोक होती है वो हमें किसी एलर्जीज़ की तरफ भी लेकर जाती है? देखिए, कुछ अर्सा पहले अगर आप हमसे सवाल पूछते तो हम बहुत कंफ्यूज थे कि हम किस बारे में बात करें। लेकिन आपको मैं बताऊं कि स्मोक और ज़्यादा मीडिया जिस पे बात करता है वो ये होता है कि ये शायद आपके लंग्स को डैमेज करती है। सिर्फ ओह! लंग्स नहीं है, नेम एनी ऑर्गन, ये हर ऑर्गन को जाके डिस्टर्ब करती है। देखिए, स्मोक जब आप इनहेल करते हैं तो योर ये स्टार्ट फ्रॉम योर नोज, इट अब्जॉर्ब फ्रॉम योर आइज एंड इट पेनिट्रेट फ्रॉम योर स्किन। ये तीनों मेजर ऑर्गन है। इन ऑर्गन को ये स्किन कैंसर का बायस भी बन सकती है, ये आइज इरिटेशन का बायस बनती है और आंखों में आपको प्रॉब्लम फील होती है, नोज इरिटेशन का बायस बनती है, लंग्स से जब अंदर जाती है, नोज से अंदर लंग्स में जाती है, जो हमारी हवा की थैलियाँ हैं उसके अंदर उसको ये डैमेज करती है। और एक डिजीज़ जिसको हम सीओपीडी कहते हैं, शायद आगे हम उसका जिक्र भी करें, हुँ, हुँ। सीओपीडी वो दमा जो स्मोकर्स में होता है ये उसका बायस बनती है। इसको कहते हैं सीओपीडी, पी पी स्टैंड फॉर पोल्यूशन। आप ओके। यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। इस स्मोक के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसको हम कहते हैं पार्टिकुलर मैटर 2.5। वो पार्टिकुलर मैटर जिनका साइज 2.5 माइक्रोन है, बाय द वे अगर हम इसकी एग्जांपल क्रिएट करना चाहें तो ये हमारे बालों से भी कई गुना छोटे होते हैं। तो ये वो पार्टिकुलर मैटर है जो कि हमारी हवा की थैलियाँ, जो कि हमारे लंग्स में 2 से 4 करोड़ तक होती हैं, उसके अंदर जाके पहले उसको डैमेज करती हैं, फिर ब्लड में जाती हैं, और जब वंस एनीथिंग इज इन योर ब्लड तो ये वहाँ जाएगी जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा। ये हार्ट अटैक का ओके। बायस बनती हैं, ये प्रेग्नेंट फीमेल में प्रीमेच्योर डिलीवरी का बायस बनती हैं, बच्चों में मेमोरी इम्पेयरमेंट का बायस बनती हैं, बुजुर्गों में अर्ली डेमेंशिया का बायस बनती हैं, उनकी मेमोरी इम्पेयर हो सकती है और ये हार्ट अटैक भी कर सकती ओह हैं। माय गॉड! सो आप देखें तो हम तो समझते हैं शायद इट इज़ ओनली डैमेजिंग आवर लंग, तो लंग इज़ ओनली वन पार्ट, बाकी भी एरियाज जो हैं ये उनको ये डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। तो सर जैसे आपने कहा है कि स्मोक जो है ऑब्वियसली हम लोगों ने साँस लेना होता है हमारे साँस के थ्रू, तो ऑब्वियसली हम लोग ऑक्सीजन की वज़ह से ही ज़िंदा हैं, ठीक है? लेकिन अगर हमारी एयर ही पॉल्यूटेड है, तो हम लोग फिर कैसे इसको क्लीन कर सकते हैं? क्योंकि अब हम अपना शहर तो छोड़ के जा नहीं सकते, जहाँ भी जाएँगे ऑब्वियसली पॉल्यूशन है ही वहाँ पे। तो हम लोग एयर को क्लीन कैसे कर सकते हैं? उसके लिए प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं हम? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अक्सर हम उन मरीज़ों को जिनको शुगर हो तो उन्हें कहते हैं कि जी आप चीनी का इस्तेमाल कम करें, हुँ, जिनको हुँ। ब्लड प्रेशर उन्हें कहते हैं नमक का इस्तेमाल कम करें। लेकिन जिनको ये मसला उनको कहें कि सांस का इस्तेमाल कम करें तो वो लॉजिक नहीं लगता ना। एग्ज़ैक्टली। अब बात ये है कि इतनी वाइब्रेशन मीडिया ने की है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस गवर्नमेंट में कुछ होता नज़र आ रहा है। ये भी तो विजिबल है ना, ये हमने देखा। आई एम टॉकिंग ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक फॉर द लास्ट 10 ईयर्स ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हो गया हम बात करते हुए। लेकिन ये स्मोक गन का इस्तेमाल होना, हुँ। ये जो एमिशन टेस्ट होना, फिर एक प्रॉपर टास्क फोर्स का बनना, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल लास्ट ईयर से लाहौर में स्मोक सिग्निफिकेंट कम हुई है। तो एक तो फैक्टर हमें नज़र आ गया कि जी डंडा आ गया है, तो थोड़ी काम शुरू कमी हो है। गया, ऐसे। हुँ। अब हमारा फैक्टर भी है ना, हम पब्लिक ने क्या किया? क्या हमने अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट को इनकरेज किया? हुँ। क्या हमने कारपूलिंग का कंसेप्ट किया? लाहौर में एटलीस्ट अगर मैं एक अपनी एग्जांपल देता चलूँ अपने इलाकों की, तो मैं ये समझता हूँ कि हर टाउन में अब जो पॉपुलेशन है उसने डिफाइन कर लिया है कि हम अगर ए टाउन ए में रहते हैं तो हमारे बच्चे टाउन ए की स्कूलों में जाएंगे, ऐसा ही है ना। जी। तो एक गली से 10 गाड़ियाँ एक स्कूल की तरफ जा रही हैं। कारपूलिंग क्या मुश्किल काम है? किया जा सकता है ना, तो ये तो हमने स्टेप लेना है, तो ये हमें किया। क्या हमने घर के बाहर कभी कोई दरख्त लगाया? तकरीबन 1.5 पौने 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, मैं लाहौर में स्पेसिफिकली बात करूँ तो कौन है, कितने लोग कह सकते हैं कि जी हमने अपना रोल प्ले किया? तो हमने भी तो कोई रोल प्ले करना है। सो मैं समझता हूँ यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, और उसमें आप लोगों का बहुत रोल है कि आप इसको बारहा देखें। जैसे अब ये होता है, हमारा स्मोक का सीजन आता है तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम प्रोफेसर ऑफ पल्मोलॉजी, लोग समझते हैं मैं स्मोक का स्पेशलिस्ट हूँ। जी। तो ये सारा साल बात करें, आपके मीडिया के प्रेशर से कोविड में लोगों को मास्क पहनाया था ना, आप जी। लोगों ने विटनेस किया था ना। सो यू पीपल आर द मेन की प्लेयर इन दिस। आप बात करेंगे, लोग समझेंगे, और लोगों को अब समझना चाहिए कि उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। देखिए, अब गवर्नमेंट ने तकरीबन 99% जो आपके भट्टाज हैं उनको जिग जैग टेक्नोलॉजी पे ले आए हैं। ये कुछ अर्सा पहले प्रैक्टिकली हुँ, नहीं हुँ। लगता था। चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, बट हम अपना रोल ज़रूर प्ले करें। आप देखें हमारी माएँ बहनें बेटियाँ माशाल्लाह ई बाइक्स पे चल रही हैं, इट्स गुड, बिल्कुल, है ना कि नहीं? यस। तो अब आप लाहौर में 51 लाख
बाइक्स हैं, अब इन बाइक्स को गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके अगर उसको इलेक्ट्रिक बाइक पे या हाइब्रिड बाइक पे कन्वर्ट करे तो अच्छा सोल्यूशन है। जी। देखें कार जो है, जो हाइब्रिड कार्स हैं वो लग्जरियस कार हाइब्रिड हैं। कोई 660 कार हाइब्रिड गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉन्च हुई है? 660 सीसी गाड़ी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है और उसको सब्सिडाइज किया जाना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और प्लांटेशन ग्रीन ग्रीन जो लैंड है उसको ज़्यादा करें, गवर्नमेंट बैन कर दे वो सोसाइटियाँ जिनकी जो ग्रीन एरिया है वो 15 से 20% से कम है, और उन्हें टाइम लाइन दे कि 6 मंथ में आप हमें शो करें लगाना, दरख्त बनाना, नहीं कि आपने ग्रीन लैंड कर दिया। मुश्किल टास्क नहीं है, लाहौर को चारों तरफ से एक ग्रीन वॉल से कवर कर दिया जाए, ये मुश्किल टास्क नहीं है। यस। बट इसमें हमें सबको मिलकर आवाज़ उठानी एक है। एफर्ट की ज़रूरत हंड्रेड होती है परसेंट और एक बेसिकली। अदारा है PHA, इट एग्जिस्ट, उनके हुँ। पास इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास लॉजिस्टिक्स है, आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं बात स्पेसिफिकली एक और भी करता जाऊँ कि हर प्लांट स्मोक के लिए फ्रेंडली नहीं है। कुछ ओके। प्लांट ऐसे हैं जो कि स्मोक के लिए प्रॉब्लम, स्मोक में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अच्छा। PHA जो है उसको ये बताना चाहिए कि ये जो प्लांट है इनको ही स्मोक में लगाना चाहिए। शॉर्टर फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो जो हमारे देसी प्लांट है वही हमारा सोल्यूशन है, वैरायटी प्लांट ऑलराइट। सोल्यूशन नहीं। यस, इंडोर प्लांट में जो आपका एयर प्योरीफायर का रोल प्ले करते हैं, उसमें स्नेक प्लांट, रबर प्लांट, मनी प्लांट, ये वो प्लांट है जो आप इंडोर लगा सकते हैं। अब हुँ। आप थोड़ा सा पास चले जाएं, हमारे बुजुर्ग यही काम करते थे ना। हमें बदकिस्मती ये है कि हमें सोशल मीडिया आ गया, तो हमने सोशल मीडिया पे अपने आप को मैक्सिमम एक्टिवेट कर जी। लिया और सोशली अपने आप को कट ऑफ कर लिया, एंड वी आर सफरिंग फॉर बिकॉज ऑफ दैट। एग्जैक्टली अच्छा सर, हम लोग एयर पोल्यूशन की तो बात करते ही हैं, ठीक है। तो हम ये क्यों नहीं बात करते कि जो इंडोर पोल्यूशन है, ठीक है, हम्म उसके बारे में क्यों नहीं बात की जाती? क्योंकि हम लोग घरों में आम गैसेस यूज़ कर रहे होते हम्म हैं, हम लोग जो लोग मॉस्किटोज जो होते हैं उसके लिए जो चीज़ें वेरियस यूज़ करते हैं, सेंटेड यूज़ करते हैं कुछ चीज़ें, तो इन सब चीज़ों पे तो क्यों नहीं बात करते हम? ये बिल्कुल ठीक आपने कहा, आप पूछते नहीं हमसे। देखिए इंडोर जो है पोल्यूशन उसका एक अपना एक अपना एक मैं समझता हूँ उसकी वेटेज है, उसको हम अनफॉर्चुनेटली हम उसको अभी तक निगलेक्ट कर प्रॉपर देते हैं समझ नहीं वैसे। पाए। बिल्कुल जी। हम निगलेक्ट करते हैं। कॉइल का बड़ा रोल है, ये जो मॉस्किटो किलर आप स्प्रे करते हैं जी। इनका बड़ा रोल है डिजीज़ को, हमारी डिजीज़ को, रेस्पिरेटरी डिजीज़ को बढ़ाने का। फिर कारपेट क्लीनिंग एक कंसेप्ट है, अगर आपके ये जो आपके पिलोज़ हैं उसको प्रॉपर आप अगर आप धूप नहीं लगाते तो वो बहुत बड़ा ट्रिगर है। जी। फिर ये जो फर वाले आपके आए हुए हैं टॉयज़ बच्चे जो लेके जी। जी। फिरते हैं, ये बहुत बड़ा अलर्जन है, इसको भी क्लीन करना एक कंसेप्ट है। तो इंडोर हुँ। जो है उस पे हम लोग अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल बात नहीं करते। और ओके। इस पे बात अगर आप करेंगे तो लोग सुनेंगे बिल्कुल। अभी तो हम बाहर वाले आउटडोर पे हम स्टक हुए हैं। ऑलराइट। अच्छा सर, आपने ये जो बात की है कि स्मोक की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की लंग्स की हेल्थ तो इफ़ेक्ट होती है, बाकी ऑर्गन्स पे भी वो इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली अगर लंग्स की बात करें, तो आपके पास सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स कौन सी आपको अपने पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं? देखिए आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। हुँ, हुँ। तो ट्रेंड हमें नज़र आता है। आपको पता है जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो कहा जाता था कि यार ये ऐसी स्पेशलिटी जो सीजनल है। अब बिलीव मी और नॉट, इस वक्त ये सीजनल नहीं है। एटलीस्ट हम लाहौर में थ्रू आउट द ईयर हम लोगों की बस हो गई है, इतने पेशेंट आना शुरू हो हुँ, गए। हुँ। एस्थमा एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है जो कि स्मोक से बढ़ जाती है। स्मोकर्स एस्थमा जिसको COPD कहते हैं वो बहुत कॉमन है जो कि स्मोक में बढ़ जाती है। वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाती है। देखिए एक बात याद रखें कि वायरस को जो किल करने का नेचुरल मैकेनिज्म है वो सन है। जब ओके। धूप ही नहीं हुँ, हुँ, निकलती हुँ। तो उसका टाइम ऑफ सर्वाइवल ऑन डिफरेंट प्लेसेस बढ़ जाता है। हुँ। फिर ये कोल्ड में क्या होता है कि हम जब इकट्ठे बैठते हैं तो अगर एक को वायरल इन्फेक्शन है तो उसको दूसरे में ट्रांसफर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। सो वायरल ऑलराइट। इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाती है, नमूनियाज बहुत बढ़ जाते हैं। हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं उनमें कॉमन सिम्टम ये होती है कि उनको खांसी बहुत होती है, गले में इरिटेशन होती है, सांस में सीटों की आवाज़ आती है और ये प्रॉब्लम रात को बढ़ जाती है। अच्छा, ऑलराइट। पहले हमें ऐसे मरीज़ मिलते थे जिनमें हम एस्थमा डिक्लेयर करते थे बिकॉज़ उनमें फैमिली में ये टेंडेंसी होती थी। अगर आप अब मुझसे पूछें तो हमें प्योर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से एस्थमा की सिम्पटम वाले मरीज़ भी और बच्चों में ये प्रॉब्लम हमें अब हुँ। मिलना शुरू हो गया है। जिसको मैंने आपको पहले भी बताया कि अब जाके क्योंकि लिटरेचर भी ज़्यादा अब आ गया, उसने बताया कि एक डिज़ीज़ ये काज़ करती है, इसको कहते हैं COPD, जो कि स्मोकर्स एस्थमा है, जो सिर्फ़ स्मोकर्स में देखा जाता था, वही एस्थमा अब पॉल्यूशन में भी आ रहा है। याद रखें ये जो अस्थमा है, जो स्मोकर से या पोल्यूशन से जो अस्थमा होता है, ये फुली रिवर्स नहीं करता, ओके। ये प्रोग्रेस करता है। सो
आप इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको खुद वेल इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, बट डोंट यू थिंक कि हम लोग को कोविड के बाद से अपनी लंग्स की जो हेल्थ थी उसके बारे में ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना चाहिए था? हाँ जी, कोविड ने हमें बड़ा बेनिफिट दिया। पल्मोलॉजिस्ट, अब हर बंदे को पता है कि जी हमने जाना है, चेस्ट का प्रॉब्लम है तो पल्मोलॉजी की तरफ जाना है, और बड़े लोगों में अवेयरनेस हो गई। लेकिन बदकिस्मती से हमने हालाँकि आप देखें कि सबसे महंगी जो चीज़ बिकी कोविड में वो ऑक्सीजन थी, एग्ज़ैक्टली, और वो अल्लाह ताला हमें फ्री देता है। हमने बिल्कुल। इस ब्लेसिंग को अभी तक नहीं समझा। हमने हुँ, अपनी हेल्थ को एज़ अ होल, वैसे जनरेशन में हमने बदकिस्मती से हेल्थ को जो है वो समझा है कि ये बस ये ठीक है, अगर चल रहा जी, है, जो जी। वक़्त गुज़र गया उससे गुज़र गया। कभी हमने कॉन्शियसली इसको फ़ॉलो नहीं किया। हुँ। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि लंग्स कैंसर जो है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? स्मोकिंग। स्मोकिंग हुँ, इज़ द मेन रीज़न? हुँ, हुँ, ओह बिल्कुल। माय गॉड! नो अदर थॉट। स्मोकिंग एंड स्मोकिंग एंड स्मोकिंग। ठीक है, स्मोक ऑलराइट। का भी रोल आ गया, लेकिन स्मोकिंग इज़ स्टिल द टॉप किलर जो लंग कैंसर में हम देखते हैं, जो बदकिस्मती है। और बदकिस्मती ये होती है कि पेशेंट रिलेटिवली यंग, 55-50, ना शुगर ना ब्लड प्रेशर, घर का हुँ। वाहद कमाने वाला, और वो सिगरेट से हमारे पास हमेशा स्टेज 3 या 4 में पहुंचता है। इससे पहले तो हमने पेशेंट देखे ही नहीं बदकिस्मती से। जब भी मरीज़ देखे तो तो हमारे पास लेट आते हैं। क्या मतलब लोगों को पता नहीं चलता कि उनको लंग्स का अपना चेकअप करवाना चाहिए? क्या सिम्पटम्स होते हैं जिसमें आपको पेशेंट को पता होना चाहिए कि हाँ, अगर ये सिम्पटम्स उनको फ़ील हो रहे हैं तो उनको जाना चाहिए? देखिए, एक तो अगर आपको सिगरेट 20 सिगरेट यानी एक डब्बी पीते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हुँ, तो हुँ। आप एक ऐसे टाइम लाइन में आ गए हैं कि आपको लंग कैंसर हो सकता है। ये मिनिमम टाइम मैं बता रहा हूँ। हुँ, अब होता ये है कि मरीज़ों को जो अलामत इनिशियली शुरू होती हैं, वो खाँसी का आना, साँस का हुँ, फूलना, और स्मोकर्स बाय डिफ़ॉल्ट ये समझता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ ना, तो ये उससे एसोसिएटेड है। हुँ। वो उस वक़्त तक हमारे पास नहीं आता, जब तक उसको बलगम में खून नहीं आता। तो बलगम में जो खून आना है, इसका मतलब है डिज़ीज़ ऑलरेडी एडवांस हो चुकी होती है। या चेस्ट पेन होती है, छाती में दर्द इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसको नॉर्मल पेन किलर से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, या उसका वेट लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है इन 6 मंथ कि जिसमें कोई फ़ीवर नहीं होता, और वो हमारे पास फ़ॉलो-अप में आता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मरीज़ की आवाज़ बदल जाए। ये वो हुँ। अलामत है जो मैं बता रहा हूँ, जो कि वार्निंग साइन भी कहते हैं। अगर स्मोकर्स में आवाज़ बदल जाए, तो ये भी एक लंग कैंसर की निशानी हो सकती है। बाज़ औक़ात गर्दन के ऊपर गिल्टी बन जाती है, ये भी लंग कैंसर की निशानी है। बाज़ औक़ात फ़ालज भी हो जाता है। बाज़ औक़ात लोअर लिम्ब भी जो है इससे वीक हो जाता है। तो लंग कैंसर जो है, बदकिस्मती से 2025 में हम बात कर रहे हैं। अभी भी जो है ये हमारे पास स्टेज 1-2 हमने नहीं देखा, हमने स्टेज 3-4 देखा है, जब भी हमने देखा पेशेंट। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन सर लोग अपनी आवाज़, जो आपने आवाज़ की बात की है कि अगर हैवी आवाज़ हो जाए तो ये भी निशानी होती है, लेकिन लोग अपनी आवाज़, स्पेशली मर्द, वो अपनी आवाज़ को हैवी करने के लिए स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो देखिए, एक चीज़ है जो ग्रेजुअली डेवलप हो रही है, एक सडन डेवलप होती है। हुँ। अगर यकदम ये हो जाए, तो आपको अलार्मिंग साइन है, और स्मोकर्स है, और उसने इतने हुँ, सिगरेट हुँ। पिए हैं जितने मैंने आपको बताया, तो जी। बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, आजकल अगर देखा जाए तो ई-सिगरेट्स, वेपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है इसे। स्पेशली हमारे जो टीनेजर्स हैं, जेन ज़ी ले लें या जो भी जनरेशन हम लोग कह लें उसे, तो इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कॉमन और कूल थिंग समझा जा रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों हो रहा है? ये सवाल इम्पोर्टेंट देखिए, हमारे से पहले जनरेशन जो है ना, वो यो-यो जनरेशन, और वो जिसको हमने अट्रैक्ट किया कि जी, अब जी। अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो आपकी गाड़ी से भी आप तेज़ भाग हुँ, सकते हुँ, हैं, हुँ। ठीक है? और लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक जनरेशन को हमने फूल बना दिया। जी। मीडिया बहुत अवेयर हो गया। आई एम क्लिनिकल सेक्रेटरी बाय द वे पाकिस्तान सोसाइटी, तो हमने बड़ा पुश किया। हमारे एक प्रोफेसर जुवैद खान है, आगा खान में होते हैं, हुँ, उन्होंने हुँ। बड़ी इस पे बातें करते हैं, और उन्होंने ही जो था वो बैन करवाया शीशा के, जब बात आई। ओके, तो आप सिगरेट के ऊपर आपने एक तस्वीर लगा दी, है ना? बिल्कुल तो ऐसा ही है। इतनी अवेयरनेस अब आपने दे दी लोगों को कि किसी हद तक लोग जो है ना, वो सिगरेट को बुरा समझना शुरू हो गए। ठीक। अब आ गई है जनरेशन ज़ी, हुँ। और इंडस्ट्री इज़ वेरी क्लेवर। यस। इंडस्ट्री ने ट्विस्ट किया जी, आप लोगों को बताया जी, पेरेंट्स को स्पेसिफिकली, कि जी हुँ। ये एक नई चीज़ है, इसका धुआं भी नहीं है, इट्स लेस एंड हार्मफुल। एंड यस। एंड ये तो फ्लेवर है। हुँ, हुँ। तो ये एक न्यू ट्रिक है जो हमने जनरेशन ज़ी को काबू करने के लिए बनाई, हम मेन जी। इंडस्ट्री ने बनाई। और बदकिस्मती से हम लोगों ने रोल प्ले किया, बगैर सोचे, बगैर तहकीक पे हमने प्रोग्राम शुरू किया जी, हुँ। कि ये जो है ये लेस हार्मफुल है। हालांकि ऐसा नहीं है। अ, इसके बारे में जो जनरल परसेप्शन दी गई कि ये इसमें तो फ्लेवर होते हैं,
आई ऑलवेज आस्क फॉर माय पेशेंट कि अगर इसमें फ्लेवर है तो हुँ, जो फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने कौन सा ऑर्गन बनाया, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ लूँ कि फ्लेवर जो है वो कहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, तो वो ज़बान है हमारी, है ना? एग्ज़ैक्टली। तो वो जो आपके लंग्स के अंदर 2 से 4 करोड़ हवा की थैलियाँ हैं, उसमें तो ये कोई मैकेनिज़्म नहीं लगा कि वो उसको फ्लेवर को जो है वो टेस्ट करेगी। तो ये वो कैंसर का बायस हैं फ्लेवर्स, ओके। जिनसे बाद में पता लगा कि इससे तो कैंसर होता है। सिगरेट में से एक चीज़ निकाल दी जाए, तो सिगरेट का असर ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ निकोटीन। वो हुँ, तो वेपिंग का एक आम कंपोनेंट है। तो इंडस्ट्री ने अपने आप को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स नॉन स्मोक प्रोड्यूसिंग हुँ, एक गैजेट। और वैसे मैं समझता हूँ जो जनरेशन ज़ी है वो गैजेट लवर है, उनके हाथ में अगर गैजेट ना हो तो उनको नींद भी नहीं आती। तो ये एक इन्होंने जनरेशन को कैप्चर करने के लिए प्रॉपर एक इन्होंने एक प्लांटेड काम किया, और बदकिस्मती से हमारी जनरेशन इसका शिकार हो रही है। जो स्मोकिंग से डर था किसी भी बच्चे को स्टार्ट करने करते हुए, वो ये था कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, यकदम अगर पेरेंट्स आ जाएँ तो वो भी डर जाता था कि, और उससे पहले ही वो सिगरेट बुझा देता था। लेकिन वेपिंग में ये काम ख़त्म हो गया। और बिल्कुल। बदकिस्मती है कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इसको अंडरस्टैंड अभी तक वो नहीं कर रहे, और उनको ये समझना चाहिए कि वेपिंग भी हार्मफुल है। इससे भी लंग कैंसर होता है, इससे बच्चों की मेमोरी डिस्टर्ब होती है, इससे बच्चों की जो ये वो बच्चे हैं जो कि पढ़ने पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनकी मेमोरी रिटेंशन ख़त्म होगी, उनकी स्लीप ख़त्म होगी, वो इरिटेशन उनमें होगी और स्लो सुसाइडल पॉइज़न का आइडियाज़ काम आना करते हैं, आना दोनों शुरू होते हैं। चीज़ें। बिल्कुल ऐसे, ठीक बिल्कुल है। ऐसे। सर मुझे ये बताइएगा कि जो कुछ लोग होते हैं जो अ, वेपिंग को छोड़ के, स्मोकिंग को छोड़ के वीलो पाउच यूज़ करते हैं, हुँ, हुँ, कि ठीक है ये इसमें तो कोई धुआँ नहीं जा रहा हुँ। और हम लोग ठीक हैं, सेफ हैं, तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है? देखिए, ये दोनों चीज़ें उसी का पार्ट हैं जो इंडस्ट्री ने आपके साथ गेम की। अब वेलो जो है, जब वेलो स्पेसिफिकली कंपनी का एक नाम है, लेकिन ये निकोटिन पाउच इनको हम जी, कहते जी, हैं। जी। निकोटिन पाउच जो है इसमें क्या है, निकोटिन है। ये 4 एमजी, 6 एमजी, 10 एमजी, 12 एमजी, 14 एमजी, 15 एमजी तक एग्ज़िस्ट करती है। तो फिर मैंने आपको कहा कि अगर सिगरेट में से एक इंग्रीडिएंट निकाल दें, तो वो क्या होता? वो तो निकोटीन ही है। तो अगर वो इसमें डालेंगे जो कि एडिक्टिव है, तो फिर वही कैस्केड शुरू होगा, वही हुँ, एडिक्शन होगी। जो बच्चा 2 एमजी से शुरू कर रहा है, वो हुँ, कुछ अरसे बाद 4 एमजी पे होगा, फिर 6 एमजी पे होगा, और फिर वो आइस पे होगा, फिर वो और नशे का आदी हो जाएगा। तो नॉट एट एनी कॉस्ट ये जो निकोटीन पाउच है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है, या ये रिप्लेसमेंट होंगे तो हम देंगे वो निकोटीन गम होती है। हमें पता है कि वो गम अगर हमने 21 एमजी देनी है तो 4 वीक्स पे हमने कितनी कम करनी है या 6 वीक्स पे कितनी कम करनी है। एक टीनेजर बच्चा जो है वो इसका डिसीजन नहीं कर सकता। अगेन हुँ, जो अभी स्टडी एक पब्लिश हुई रिसेंटली 20 दिसंबर को स्टडी पब्लिश हुई, उसके मुताबिक जो निकोटीन है इन्हीं पाउच में जो जो पाकिस्तान में है, उसमें उनका जो लेवल लिखा हुआ था 18% तक, जो कंपनीज़ थी वो लेवल से ज़्यादा उसका निकोटीन दे रही थी। फिर उसके अंदर जो फ्लेवर डाला जा रहा था, वो फ्लेवर भी जो है वो डिज़ायर्ड लेवल से सिग्निफिकेंट हाई था। आपको मैं मुहतात अंदाज़े से एक बात बताऊँ कि इसका जो इस्तेमाल है हमारे बच्चों में, वो हुँ, कई गुना बढ़ चुका है। और ये बिल्कुल तादाद ऐसा ही है। लाखों तक जा चुकी है। बिल्कुल। तो ये हमें एज़ अ पेरेंट ये समझना है कि निकोटिन पाउच, हुँ। वेपिंग, ई-सिगरेट, ये सिगरेट ही की रिप्लेसमेंट है। ये सिगरेट फ्री नहीं आपको कर सकती। ठीक है। सर जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं वो तो अपनी हेल्थ को ऑलरेडी डैमेज कर रहे होते हैं। तो जो उन लोगों के पास बैठे होते हैं उनकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा होता है? ऑलमोस्ट इक्वल, परसेंटेज कम हो जाती है। देखिए डिपेंड करता है, आप कितना देर गुज़ारते हैं। आप तो ये बात कर रहे हैं ना, जैसे खुदा न खास्ता अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो इम्पैक्ट जी। आप पे आ रहा है। हुँ। हम मैं पी के चला गया हूँ, तो जो बच्चा यहाँ पे आके वक़्त गुज़ारेगा, तो वो इंग्रीडिएंट, वो स्मोक जो कि हवा में थी, हुँ, हुँ। वो नीचे आके बैठेगी, और बच्चे नीचे से चीज़ें उठाते हैं, अपने मुँह में डाल देते हैं। अक्सर आपने इसको देखा होगा उसका धुआँ भी बहुत थिक होता है। थिक जी। लेयर लाइक आपको प्रॉपर जाते हुए जी, दिख रही बिल्कुल। होती तो है। ये सेकंड हैंड स्मोक की बात कर रहे थे, मैंने आपको थर्ड हैंड स्मोक की बात बता दी कि वो बच्चा हुँ। बाहर से आया, उसने नीचे पड़ी हुई कोई चीज़ उठाई और अपने मुँह में डाल दी। तो ये तो अपने आप को भी ख़राब कर रही है, और हुँ। अपने साथ रहने वाले को भी ख़राब कर रही है। तो ये तो किसी सूरत भी देखें, इसको हम इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज़ को समझें, स्मोकिंग को बैन करने के लिए आपको लॉ में कोई मॉडिफ़िकेशन करनी चाहिए। हुँ। अभी हमारी गवर्नमेंट में और सब अदारा जात जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी हम वेपिंग पे बात हुई, वेपिंग बैन की गई। फिर एक जगह से ये बात आ गई कि जी इसको इस पे तो अभी रूल नहीं बना, तो जब तक रूल नहीं है,
तब तक आप अलाउ करें। मुझे इस मंतक हम्म। की समझ नहीं लग रही बाय द वे अभी तक। अगर कोई बंदा चर्स बेच रहा है और आप कहेंगे जी उसका उसका रूल्स नहीं है, तो हम उस वक़्त तक उसको कुछ नहीं कह सकते, नॉट एट ऑल। अगर हम अभी इन्हीं ई-सिगरेट को, इन्हीं निकोटिनिक पाउच को अभी बंद करेंगे, तो हमें किसी आईनी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको इस वक़्त ही एज़ अ क्लिनिकल सेक्रेटरी पाकिस्तान चर्च सोसाइटी, मैं सोसाइटी की तरफ से इस बात को एंडोर्स कर रहा हूँ कि इसको बैन किया जाए, इस पे डिबेट ना की जाए। ठीक है। अच्छा सर, ये जो स्मोकिंग है, ये हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करती ही है, ठीक है? उसके अलावा हमारे और कौन से ऑर्गन्स को ये इफ़ेक्ट करती है, और क्या इससे भी स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं, हमारी स्किन डैमेज हो सकती है? स्मोकिंग किसको नहीं इफ़ेक्ट करती? इट ऑलमोस्ट अफेक्ट एवरी ऑर्गन। ये हार्ट को अफेक्ट करती है, ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, ये किडनी को अफेक्ट करती है, ये ब्लैडर कैंसर का बायस करती है, ये ब्रेन को अफेक्ट करती है, ये आप नेम एनी ऑर्गन, ये तो हर हुँ। ऑर्गन को अफेक्ट करती है। इसमें तो अब ये तो एविडेंस बेस्ड बात है। इसमें 200 से ज़्यादा कैंसर काज करने वाले एलिमेंट है, 4000 से ज़्यादा केमिकल्स हैं। इट इज़ फुल ऑफ डेंजर। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं और अगर वो छोड़ना चाहें, क्विट करना चाहें, तो उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा मतलब पीक हम्म। पे चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये हार्मोन्स में भी कुछ चेंज करती होगी? देखिए, सिगरेट की डिपेंडेंसी भी होती है, ये हुँ, हुँ। हकीकत है। और हम वो कैसे पूछ सकते हैं, कैसे गेस करते हैं? जैसे हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आप उठने के कितनी देर बाद पहला सिगरेट पीते हैं? अगर वो हुँ, कहता है विदिन 30 मिनट्स, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी रिलेटिवली डिपेंडेंट है। एंड वी हैव ऑल द स्ट्रेटजी, ये बात हुँ। ज़हन में रखिए। और वो स्ट्रेटजी पेशेंट नहीं डिसाइड कर रहा होता। जब वो हमारे साथ बैठता है तो ये म्यूचुअल डिसीजन होता है, जिसमें हम, पेशेंट, साइकियाट्रिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और 1-2 लोग और मिलके डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर उसमें कुछ ड्रग भी दी जाती हैं और च्युइंग गम भी दी जाती है, जो उसको इसके जो इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट, उसको कम करने में हेल्प करती है। ठीक है। नहीं मतलब अगर कोई क्विट करना चाह रहा है तो आप उसको क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे, एक टिप? देखिए, मेरे ख़्याल से तो ये है कि अगर आप सिगरेट उठने के आधे घंटे के अंदर पीते हैं, तो उसको ग्रेजुअली बंद करें, पहली बात। हुँ, हुँ। और जब आप उसको बंद कर रहे हैं, तो अपने अपने जो आपको फिज़िकली मोर एक्टिव करना शुरू कर दें। वो आपकी एनर्जी जब उस तरफ लगना शुरू हो जाएगी, तो आपकी जो क्विटिंग है, वो जल्दी हो जाएगी। बट फिर भी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि ये स्ट्रैटेजी इन कॉम्बिनेशन विद योर फिजिशियन डिसाइड करें। हम फिर बेहतर गाइड कर सकते हैं, जब पेशेंट हमारे पास आता है, तो क्या स्ट्रैटेजी हमने यूज़ करनी है। ऑलराइट। सर, ये आपने जो बात कही है कि इसको मतलब जो उठते साथ आधा घंटा पहले मतलब बंदा पी ले सिगरेट, कि हाँ अब मैं बेड से इसी टाइम पे उठूंगा कि मैंने अब सिगरेट पी लिया, ठीक है? तो इसकी वजह से ऐसे भी होता है कि लोग, जैसे मैंने एक बात की थी कि कुछ लोग ट्रेंड की वजह से फॉलो कर लेते हैं इस चीज़ को, और कुछ लोग एक्चुअल में जब स्ट्रेस में होते हैं तो वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरा शायद स्ट्रेस इस चीज़ से रिलीज हो जाएगा। कुछ लोगों ने किसी चीज़ के बारे में अगर सोचना हो तो वो स्मोकिंग कर लेते हैं। तो इस तरह, और अगर एक आदत बन जाए तो फिर लोगों को काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, इवन दो कॉन्स्टिपेशन भी हो हुँ, जाती है हुँ, उनको, हुँ, ठीक है? हुँ, तो जी। मुझे बताएँ कि फिर इस चीज़ को कैसे चेंज किया जाए, और क्या वाक़ई ये सच है कि हाँ, स्ट्रेस रिलीज़ होता है स्मोकिंग से? लोगों का कॉन्सेप्ट है ना? अच्छा, मुश्किल क्वेश्चन है। देखिए, बात है कि और भी ज़माने में चीज़ें हैं स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। देखिए, इसमें है निकोटीन। आज हुँ, आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है 2 सिगरेट से, हुँ। कल आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा 4 सिगरेट से, और एंड पे आप एक डब्बी में आ जाएँ, ठीक है? सो निकोटीन जो है, वो किसी तरह भी आपको स्ट्रेस रिलीज़ नहीं कराती, आपको एडिक्शन का बायस बनती है। और ये मैंने पहले ही आपको ओके। बता दिया कि जब आप उठने के आधे घंटे के अंदर सिगरेट पी रहे हैं, इसका मतलब है योर बॉडी इज़ डिपेंडेंट ऑन निकोटीन। हम उसके लिए आपकी हेल्प करेंगे, हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल हैं, जो हम स्टार्ट करेंगे, जो आपकी ये क्रेविंग जो है, इसको कम करेगी, और फिर एक स्ट्रैटेजी से इसको बंद किया जाता है। अगर आप सडन बंद करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोग जो कि आधे घंटे के अंदर पी रहे हैं, तो फिर हुँ, वो लोग यूजुअली रीबाउंड करते होते हैं। ओके। अच्छा, तो ये जो टीबी एक है बीमारी, तो उसका भी बायस यही है? 100%। देखें, 100% इन द सेंस, हमारे फाउंडर कायद-ए-आज़म डाइड बिकॉज़ ऑफ जी, जी। ट्यूबरकुलोसिस, वो हुँ, सिगार हुँ। पीते थे। हुँ? ऑलराइट। तो एक रिस्क फैक्टर जो है ना, देखिए, हम तो कहते हैं टीबी इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत की बात करते हैं ना, कि गुर्बत से इसका ताल्लुक है। लेकिन स्मोकर जो होते हैं, उनमें टीबी एक आम शख्स से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलराइट। और याद रखें, हम जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे बदकिस्मती से टीबी जो हाई जो बर्डन टीबी कंट्री है, उसमें हम 5वें नंबर पे हैं। तो टीबी इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। हुँ। अच्छा सर, अब अगर हम लोग एस्थमा की बात करें, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि एस्थमा के बारे में सबसे बड़े मिथ्स क्या हैं? क्या समझा जाता है एस्थमा को?
अस्थमा जो है वो अगर किसी को आप बता दें तो समझ लें कि उसको आपने मौत की सज़ा दे दी है। ओह और वो माय गॉड! दमे दमे से वो डर जाता है, लेकिन अगर आप उसको कहें ना एलर्जी है, जी, वो जी। उसको मान लेता है। तो ओके, पहली बात मैं आपके जो दोस्तों से लोगों को बताना चाहूँ कि दमा और एलर्जी एक चीज़ के ही 2 नाम हैं। ओके। ये कोई ऐसी बात नहीं है। फिर लोगों का सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, जब हम उन्हें कहते हैं कि जी आपको इन्हेलर देना है, तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, हुँ, ये तो लग जाएगा। हुँ, तो मेरा एक जवाब है जो हमारे एक बड़े अच्छे प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर सोलो साहब ने हमें याद करवाया, और यूजुअली मैं यही फॉलो करता हूँ कि अगर आपके कान का मसला हो तो दवाई कहाँ डाली जाती है, कान में? और आँख का मसला हो तो आँख में डाली जाती जी। है। तो अगर आपका सांस का मसला है तो दवाई को इनहेल करना चाहिए। हुँ, तो हुँ, दिस हुँ। सीम्स टू बी अ लॉजिकल आंसर। यस। तो इनहेलर ये इसका पहला और आखिरी इलाज है। दूसरा मेरा इसमें जो मैसेज कम्युनिकेशन का होगा वो ये होगा। हाँ, वो और बात है कि बाज़ इनहेलर कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, वो हुँ। आप उसको सक करते हैं। बाज़ इनहेलर परफ्यूम की तरह के होते हैं जिसको आप प्रेस करते हैं और एक स्पेसर से उसको इनहेल करते हैं। तो ये जेनेटिकली होता है या फिर किसी भी इंसान को किसी भी एज में हो जाता है? 80% से ज़्यादा जो है ये जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होती है इसकी, और ये एक चाइल्डहुड अस्थमा होता है, हुँ, एक हुँ। अडल्टहुड अस्थमा होता है। इसकी 2 ओके, क्लासिफिकेशन है। ठीक, और एक जो तीसरा जो है होता है जहाँ पे जैसे हम रहते हैं जिन इलाकों में, तो एनवायरमेंटल अस्थमा जो है जिसको हमने सीओपीडी की बात की, तो उससे भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि बिल्लियाँ घर में रखने से अस्थमा हो जाता है, तो बिल्कुल इज़ दैट ट्रू? यस यू आर राइट। सिर्फ बिल्लियाँ नहीं, हुँ, हुँ। इंसेक्ट की बात करें तो डस्ट माइट जो होते हैं जो हमारे पिलोस पे होते हैं, कॉकरोच जो होते हैं वो अस्थमा ट्रिगर करते हैं, हुँ, अस्थमा का हुँ, बायस हुँ। बनते हैं। पिजन, लव बर्ड, पैरट, कैट्स, ये हुँ, वो चीज़ें हैं जो अस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं। तो ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है अगर आपको अस्थमा हो गया। ठीक है। और किन डेज़ और टाइम में अस्थमा जो है वो बढ़ जाता है? देखिए अस्थमा की 4 सिम्पटम है, मैं इसको ज़रा सिंपल फॉर्म में करता हूँ। ठीक है। खाँसी, सांस में सीटियों की आवाज़ का हुँ, आना, हुँ, चलने से सांस का फूलना या सांस में तंगी। हुँ, इस चारों अलामत में से किसी भी एक अलामत का होना, हुँ। कभी होना और कभी ठीक हो जाना। ठीक, और दिन में यूजुअली लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग होना, और किसी मौसम में लाइक इन मौसम में जब हम बात करें इस जी। मौसम में हो और गर्मियों में वो ठीक हो जाए, तो टेक्निकली आपको दमा है जिसको हम प्यार से एलर्जी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो उसमें भी होता है ना कि जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो उनका भागने से या वेरी सीढ़ियाँ गुड चढ़ने क्वेश्चन। से तो उनका साँस फूल जाता बहुत है। अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है हुँ, हुँ। विच इज़ प्रोग्रेसिव। मैंने ओके। कहा जो बिल्कुल ठीक हो जाए। हुँ, बिल्कुल ठीक होने वाला स्मोकर्स अस्थमा नहीं होता। ठीक स्मोकर्स है। अस्थमा और इसमें यही फ़र्क है कि वो प्रोग्रेस करता है, अगली तरफ बढ़ता है। तो जो अस्थमा अटैक होता है वो वो रिवर्स कर जाते हैं। वो इस मौसम में होंगे या जी, रात को हुए, अर्ली मॉर्निंग हुए, उसके बाद डिसअपीयर हो गए। सर्दियों में ओके, हुए, गर्मियों में डिसअपीयर हो गए। मौसम चेंज हो रहा था, हुआ, उसके बाद डिसअपीयर हो गए। ठीक है। तो अस्थमा अटैक जब अगर किसी को हो तो कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक तो हुँ, आपको इन्हेलर लेना है, और जब भी हुँ, अब डॉक्टर, अब जो रिसेंट जितने भी हैं डॉक्टर जो इन्हेलर देते हैं, उसमें ये टेंडेंसी है कि वो रेस्क्यू इन्हेलर भी है। यानी अगर आपको खुदा ना खास्ता इन बिटवीन प्रॉब्लम डेवलप होता है, ये यही अलामत जो मैंने आपको बताई हैं कि ये अलामत आपको फ़ील होती हैं, तो आप उस रेस्क्यू इन्हेलर को ले सकते हैं। लेकिन अगर उसको लेने के बावजूद, उसकी एक्स्ट्रा डोज़ के बावजूद हुँ, आपको अलामत बेहतर नहीं हो रही, तो इन नो टाइम आपको रश करना चाहिए टुवर्ड्स द इमरजेंसी ऑफ एनी हॉस्पिटल। ओके। अच्छा, ये क्योर हो जाता है फुली? इन एलोपैथी वी से वी कैन कंट्रोल अस्थमा बाय द वे। हम ओके, अस्थमा को इसका कंट्रोल कर लाइक सकते हैं। टोटली कुछ क्योर नहीं है। क्योर इसका क्योर जो होगा वो ऑटो होगा, जेनेटिकली डिफाइन होगा। हो सकता है कि वो पेशेंट ये शहर छोड़े, किसी और जगह जाए तो वो बेहतर हो हुँ, जाए। हो सकता है कोई पेशेंट इतना बड़ा आइडियल हो कि उसका अस्थमा सिर्फ कैट से ट्रिगर होता है, तो अवॉइडेंस ऑफ द ओके। कैट से वो ट्रिगर हो जाएगा। जिस चीज़ से अस्थमा ट्रिगर हो गया है, हुँ, अगर आप हुँ। लकी हैं कि वही चीज़ फैक्टर है, तो उसको अवॉइडेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ का ज़िक्र किया था सीओपीडी, व्हाट्स दैट? हाँ, ऐसे देखिए सीओपीडी कैसे, हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो सबको पता लग जाता है। सीओपीडी इस वक़्त दुनिया की तीसरी बड़ी अमवात की वजह है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ओके। आम अल्फाज में इसको समझाने के लिए मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ये वो दमा है, एक दमा अल्लाह ताला हमें देते हैं जिसको हम दमा कहते हैं। ये वो दमा है जो हम अपने आप को खुद देते हैं। ये स्मोकर्स में डेवलप होता है। ये ओके। स्मोकर्स अस्थमा आप समझ लें। ये सांस की दायमी तंगी है, और अस्थमा से इसको हमने जब फ़र्क डाला तो हम बातों में, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये प्रोग्रेसिव है, यानी आगे की तरफ बढ़ता है। ये रिवर्स नहीं करता। ये पार्शली रिवर्सिबल है, यानी कुछ रिवर्स करता है लेकिन मोस्टली ये अगली तरफ ही जा रहा होता है पेशेंट। ठीक है। सर, अस्थमा इज़ बेसिकली एलर्जी, हुँ। ठीक है? तो जो एलर्जी होती है वो वेदर चेंज की वज़ह से भी होती है, तो उस टाइम पे फिर इंसान को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? देखिए अस्थमा का जो पेशेंट है ना,
अगर वो अपने इनहेलर को रेगुलर लेता है तो हमें उसके बाद हम उसे बुलाते हैं कि 4 हफ्ते बाद हमारे पास आए, 4 हफ्ते बाद हम उसको असेस करते हैं। अगर तो वो कंट्रोल्ड है, कंट्रोल में भी कुछ सिम्पटम्स उसकी चेक की जाती हैं, तो फिर तो यूजुअली उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल अब आप स्मोक में जाएँ और स्मोक में तो हम जैसे लोगों को कफ हो रही है, तो जी। इन लोगों को क्या होगा? डेफ़िनेटिवली वो बढ़ जाएगी। तो इनको ओके। उसको अवॉइड करने के लिए मास्क कहा जाता है। तभी हम ये कहते हैं कि जब स्मोक हो तो हाई रिस्क ग्रुप वो लोग जिनको अस्थमा सीओपीडी है, उनको लाज़मन मास्क पहनना चाहिए। वैसे तो हर किसी को पहनना चाहिए। तो अवॉइडेंस क्या होगी? आप मास्क पहनने से उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। और एक और यहाँ बात मैं पहले नहीं बताया, एक और बात याद रखें कि स्मोक की अब्ज़ॉर्प्शन सिर्फ़ नाक से नहीं होती। हमने कहा ये आँखों से भी अब्ज़ॉर्ब होता है, एग्ज़ैक्टली। तो आइज़ को भी आपको कवर करना चाहिए अगर आपने बाहर ऑलराइट। ट्रैवल करना है। ठीक हो गया? ठीक है। सो ये उसकी पहली एहतियात होगी। अब जो बात कहती है ना आप एलर्जी क्या होती है? एलर्जी एलर्जन है जो ट्रिगर करेंगे अस्थमा को। हुँ। लाइक सर मुझे रात को ज़्यादा होता है, मुझे ठंड में ज़्यादा होता है, जब मैं लंबी बात करती हूँ या करती हूँ मुझे खाँसी हो जाती है, मैं ज़्यादा ऊँची बात करती हूँ मुझे खाँसी हो जाती है, हँसने से या भी हो हँसने जाती है लोगों। एग्ज़ैक्टली तो ये वो ट्रिगर है, हुँ। उससे उसे खाँसी हो रही है। वो डस्ट में जा रहा है उसको खाँसी हो रही है। वो परफ्यूम से उसको खाँसी हो प्रॉब्लम डेवलप हो रहे हैं। जी। तो ये वो ट्रिगर्स हैं। इन ट्रिगर्स अगर यही ट्रिगर्स हैं तो बेस्ट पॉलिसी क्या है कि इसको अवॉइड कर दिया जाए। अवॉइडेंस ओके। इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अलॉन्ग विद दैट हम वैक्सीनेशन की बात हुँ, हमने नहीं हुँ। की। वैक्सीनेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्पेसिफिकली फ्लू वैक्सीनेशन होती है, हुँ। वो हम रिकमेंड करते हैं। हर साल सितंबर के आखिर अक्टूबर के शुरू में फ्लू वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और जो लोग 60 साल से ऊपर हैं या उससे नीचे भी अगर हैं तो वो नमूनिया की वैक्सीनेशन लगाएं अगर डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई। इस तरह ऑलराइट। और वैक्सीनेशन भी आ चुकी हैं, तो वैक्सीनेशन जो है वो भी मैंडेटरी है सिर्फ बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए उनको भी लगाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को ना ऐसी एलर्जीज़ भी होती हैं कि डस्ट की वजह से, परफ्यूम की वजह से, या डिफरेंट जिन वजह से उनको एलर्जी होती है, तो उनको स्नीज़िंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम्म। फिर उन पेशेंट्स को हम क्या कहेंगे? देखिए स्नीजिंग नोज जो है ये हमारा एयरवे का स्टार्ट है। जो एल्वुलाई हैं जिनको हम हवा की हुँ। थैलियाँ कहते हैं, ये हमारा एयरवे का एंड है। तो इसकी भी प्रिवेंशन का वही प्रोटोकॉल है कि आप हुँ। अगर मास्क पहनेंगे, वैक्सीनेशन कराएंगे, किसी नाक कान गले को आप ज़रूर चेक कराएं। वो देखेगा क्या अंदर आपके गदूद हैं या एलर्जी की वजह से है। गदूद हैं तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, अगर एलर्जी है तो वो नेज़ल स्प्रे या एक गोली रिकमेंड करता है, उसको आपको स्पेसिफिक टाइम के लिए लेना चाहिए। हुँ, हुँ। और जब तक डॉक्टर ना कहे उसको ना बंद करें। ठीक है, लेकिन खुद इंसान अपनी एहतियात के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकता है? अवॉइडेंस, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। दैट्स इट। ओके। और अगर हम लोग ये अलॉन्ग एलर्जीज़ विद की, वैक्सीनेशन सॉरी। ठीक है, एलर्जीज़ की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो अगर वेदर चेंज होता है, जिसकी वजह से फ्लू और गला ख़राब होना, तो लाइक इट्स वेरी कॉमन, हर दूसरे बंदे को होता है ये, मौसम ख़राब हो तो या मौसम चेंज हो तो। लेकिन जब ये फ्लू और गला उसका ठीक हो जाता है, उसके बावजूद उसको एक हल्की-हल्की कफ़ रहती है, जी। गले में ख़राश रहती है, तो ये क्या सिचुएशन होती है? देखिए कोई भी फ्लू या वायरल इन्फेक्शन आम शख्स में 10 दिन के अंदर ठीक हो जाती है नॉर्मली। एग्ज़ैक्टली। अगर ये इससे ज़्यादा परसिस्ट कर रही है जी। तो ये वार्निंग साइन। किस चीज़ अगर का? यही आगे हम बताते हैं, अगर फॉर एग्जांपल पिछले साल इसी मौसम में आपको सिम्टम्स हुई, वो 3 हफ्ते रही, हुँ। इन बिटवीन आप बेहतर हो गए, अगले साल वही सिम्टम, और हमने वो क्या बताया था सिम्टम, खांसी का आना, सांस में सांस का फूलना, सांस में तंगी, या सांस का फूलना या तंगी होना, तो फिर हम उसको दमा लेबल कर देते हैं। अब ओके। बार बार उस चीज़ को ये वायरल के साथ अटैच ना करें। वायरल डिजीजेस 10 डेज में स्टेबल होती हैं, या अगर पहली दफ़ा है तो 3 हफ्ते लेके जाएगी। ठीक लेकिन है। ऐसा क्या है कि जब भी स्मोक आता है, बाकी घर वालों को नहीं, हमें ये कफ 3 हफ्ते से ज़्यादा तंग कर रही है, तो फिर आपको लाजमन इसको नाम देना है। इसको एलर्जी समझ के अपने आप को धोखा नहीं देना। ऑलराइट, क्योंकि ये जानना तो इम्पोर्टेंट है ना, लोग अवॉइड कर देते हैं इस चीज़ को कि नहीं शायद गला ख़राब था इस हम्म, वजह से वो हम्म। रह गया है, क्योर होने में अभी टाइम लेगा, तो वो महीना महीना रहता है इस तरह, हाँ तो उसके बाद महीना, ठीक होते हैं, तो वो कहते हैं कि शायद उसी की वजह से हाँ था। तो एक दफ़ा हो तो आप उसको वायरल से अटैच करें। अगर वो जी। रिपीटेडली हो रहा है तो हमारी वो डेफिनेशन ऑफ एस्थमा में वो फुलफिल कर चुका होता है। ऑलराइट, तो सर आप लास्ट पे कुछ टिप देना चाहेंगे? देखिए मेरे लिहाज से ना प्लीज़ इस बात को समझें कि जो आपका लंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। एक आम शख्स एक दिन में 2000 गैलन हवा अंदर लेके जाता है, हुँ। और इसका साफ़ करना हमारी और गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्मोकिंग, वेपिंग, निकोटीन पाउच, ये सारे हमारे लंग को भी डैमेज करते हैं और ऑर्गन को भी डैमेज करते हैं। प्लीज़ अच्छी डाइट लें, जूसेस का इस्तेमाल करें, फिज़िकल एक्टिविटी करें, गुड स्लीप लें, और सोशली मोर एक्टिव हो जाएँ देन सोशल मीडिया।
तो आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी और हम पे भी बर्डन कम हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा है और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और उम्मीद ये भी करती हूँ कि हमारी ऑडियंस इन जो आपने बातें बताई उन पे अमल भी करे, क्योंकि हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। बाकी अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।